मेरी शादी के 3 साल हो चुके थे। जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी। फिर एक दिन मेरे ससुराल वाले ने वो किया जिसे सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम कविता है और मेरी उम्र 24 साल हो रही है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे और मेरा पति भी मेरी छोटी से छोटी ज़रूरत पूरी करता था। मेरी शादी के 3 साल हो चुके थे, फिर भी मैं मां नहीं बन पा रही थी। इसलिए मैं और मेरे पति ने सोचा कि एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लें। चेकअप करवाने पर मेरे पति की रिपोर्ट तो नॉर्मल आई, लेकिन मेरे रिपोर्ट से पता चला कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। और ये बात जानने पर कुछ दिन तो मेरे ससुराल वाले का व्यवहार नॉर्मल रहा, लेकिन दिन पर दिन उनका व्यवहार बदलता गया। यहाँ तक कि मेरे पति भी छोटी छोटी बातों पर भी मुझसे झगड़ा करते थे और मुझे मारते पिटते थे। और एक दिन मैं इन लोगों से तंग आकर अपने मायके आ गई और वहां मुझे अचानक देखकर मेरी मां पूरी तरह से घबरा गई थी। लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं, क्योंकि मैंने उनको और पापा को फोन पर ही पहले बता दिया था। अगली सुबह मैं चाय का कप लेकर गैलरी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल मेरे आंखों के सामने आने लगा। थोड़ी देर बाद मम्मी वहां आई और बोलने लगी, बेटा तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। शादी होने के बाद उसे अंत तक निभाना आना चाहिए। ऐसा ही समझो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है, कोई क्या करेगा। अगर मां बन सकती तो बात ही अलग होती। तो मैंने भी कह दिया कि मैं मां नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है। ये सब मेरे हाथों में है। क्या मां नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूं? क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ मैं जिंदगी कैसे बिताऊं? वह जो कहेंगे वह सुनना। कविता और मां की ये सब बातें चालू थीं। तभी उसके पापा भी आए और बोलने लगे, ये देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। अभी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता है। और तुम्हारा भाई हर्षल तो परदेश में अपने गृहस्थी में मगन हो गया है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बोलता हूं, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, ऐसा मुझे लगता है। तो कविता कहने लगी, पापा कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहां पर मुझे घुटन सी होती है। वहां मिलने वाला अपमान, बेइज्जती से मैं थक चुकी हूं। शादी के पहले मैं मेरे पैरों पर खड़ा रहना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तभी मैंने आपके दबाव में आकर शादी की, पर अभी जब मुझे आपके सहारे की जरूरत है तो आप पीछे हट रहे हो। तो पापा कहने लगे, शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा बढ़ाती है। मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है बेटी। लोग क्या बोलेंगे? शादी मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। तो मैंने भी कह दिया, घर वापस जाना अब मुमकिन नहीं है पापा। मैं आने के पहले से ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके आई थी, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। तो पापा कहने लगे, अरे इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें एक बार पूछना तो चाहिए था ना। जन्मदाता है हम तुम्हारे। पापा शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी और मां को भी कि कैसे छल होता है मेरे साथ वहां पर। 2 साल में कभी मुझे मेरे मन मुताबिक रहने नहीं दिया। जब मेरी रिपोर्ट आई और समझा कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, तो वैसे ही इन लोगों ने मुझे अपने असली रंग चालू कर दिया। कैसे रहूंगी मैं ऐसे वातावरण में, और इस सब से भागकर अपनी जिंदगी खत्म करने वालों में से मैं नहीं थी। ये देखो बेटा, हर्षल ने दिए हुए पैसे से ही मेरा और तुम्हारे मां का जैसे तैसे खर्चा चलता है। उसमें तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा सा कठिन होगा। फिर मैंने भी कह दिया, डिवोर्स पेपर पर सही करने से पहले इन सब का विचार मैंने किया था। मेरे पास सोने के गहने लेकर मैं आई हूं और एजुकेशन लोन निकालकर मैं 6 महीनों का एक कोर्स करने वाली हूं, जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी पापा। मुझे जीवन जीना है, संघर्ष करूंगी और काम आऊंगी, विश्वास कीजिए मेरा। थोड़ी देर तो पापा खामोश रहे। फिर मम्मी कहने लगे, सब लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्या जवाब दोगी उन्हें? तो मैंने कहा, वक्त आया तो सच क्या है बोल देना चाहिए। जब मुझे ससुराल में जानवरों के जैसा बर्ताव हो रहा था, तब कहाँ गए थे ये लोग? समाज में बड़ा करो, शादी कर दो, बस इतनी ही जिम्मेदारी समझते हैं। बेटियों को बढ़ा करके योग्य पढ़ाई देकर खुद के पैरों पर खड़ा करना, ये माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है, ताकि आगे जाकर कभी खराब हालत हो तो उसे इस्तेमाल कर सके। तय किए मुताबिक कविता ने 6 महीने का कोर्स किया और तुरंत उसे एक अच्छी कंपनी में काम भी मिल गया। वो बहुत खुश हो गई थी, सब अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर माता पिता को नज़दीक रहने वाले जगह पर घुमाने लेकर जाती थी। माता पिता बीच में ही दूसरी शादी की बात छेड़ देते थे। कई बार तो लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते थे। एक लड़का तो डिवोर्स हुआ था, तभी उसे स्वीकारने के लिए तैयार था। पर पहली शादी ने ही इतने दुख दिए थे
कि दूसरी शादी के लिए उसका मन तैयार नहीं था। फिर एक दिन मम्मी ने मुझे बुलाया और कहने लगी, ऐसा कितने दिनों तक अकेली रहोगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, सोचा है कभी? उम्र भी कितनी छोटी है तुम्हारी। अभी ऐसा उसके पापा भी उसे समझा रहे थे, तो मैंने भी कह दिया, माँ पापा, आप दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कर दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ। मेरे दोस्त, सहेलियां, हे ना मेरे साथ, क्यों करनी है दूसरी शादी भला? तो पापा बोलने लगे, इतना आसान नहीं है बेटा, एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है। आगे 2 साल में पहले माँ और 6 महीने में ही पापा का निधन हो गया। कविता अब अकेली हो गई। कविता के भाई और उसकी पत्नी आए और साथ में चलो बोलकर औपचारिकता की, पर मुझे उनके साथ जाकर वापस बोझ नहीं बनना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहो, इतना बोलकर मैंने उनको जवाब दिया। ऑफिस का काम और बहुत सारे दोस्त, सभी लोग की शादी हो गई थी और वह अपने अपने गृहस्थी में मग्न हो गए थे, जिन्हें के लिए कोई लक्ष्य मिल ही नहीं रहा था। उसे छुट्टी के दिन ऐसे ही एक मैगजीन पढ़ते समय उसे सिंगल मॉम पर एक बात पढ़ने के लिए मिली और उसे जीने का उद्देश्य मिला। उसने उसी दिन तय किया और एक 10 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया। प्रक्रिया बहुत बड़ी थी, पर बोलते हैं ना, मन में इच्छा हो तो रास्ता मिल जाता है। वैसे वह प्रक्रिया पूरी हो गई और आज वही दिन था कि वह उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। उस लड़की को घर लाकर वह मां नहीं बन सकती, इस सोच पर और उस पर होने वाले सभी आरोपों को मिटा देना चाहती थी। तभी उसने निश्चय किया कि लड़की को बहुत पढ़ाऊंगी, खुद के पैरों पर खड्डेड़ा करूंगी और फिर शादी करवाऊंगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।